नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का एपिसोड है और हर एपिसोड की तरह यहाँ भी होंगे आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। तमाम सवाल आप लोगों के लिए हुए हैं और लगातार जो है सवाल जवाब के माध्यम से तमाम क्वेरीज आप लोगों की सॉल्व करने की कोशिश है। और अभी हफ्ते में 2 बार सवाल जवाब आ रहा है और आप लोग उसे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट के जरिए दे रहे हैं। यदि आपकी कोई ऐसी समस्या है जो लगता है कि नहीं उसमें डिटेल में डिस्कशन करना है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में क्वेरी कंसर्न फॉर्म डाल रखा है, उसके जरिए भी आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। देखिए, यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक भेज दें। इससे होगा क्या, हमें प्रोत्साहन मिलेगा और कोशिश रहेगी कि और नए नए कंटेंट आप लोगों के सामने लाए जाएं। चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। रोशन ए जी हैं, इन्होंने लिखा है, थैंक यू फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन, दोज वेर रियली हेल्पफुल अगेंस्ट द मिसअंडरस्टैंडिंग स्प्रेड बाई सेल्स एजेंट्स। थैंक यू सो मच रोशन जी, और यही हमारा प्रयास है कि जो भी समस्याएं आप लोगों की हैं उसे आसान भाषा में आप तक पहुंचाई जाए। आगे आपने लिखा है, कैन यू प्लीज डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एंड कंडोमिनियम। ठीक है, बिल्कुल इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें जो है आगे भी आपने लिखा है, प्लीज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ लैंड ओनरशिप ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट्स इन एफएसआई एंड फ्यूचर रिनोवेशन। देखिए रोशन जी, इसमें बड़ा साफ है और बड़ा अच्छा सवाल है, इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आप सीधे तरीके से ये पूछ रहे हैं, आखिर जो कॉन्डोमिनियम है या फिर जो अपार्टमेंट फॉर्मेशन है, तो उसका डिफरेंस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से क्या है। एक्चुअली जो आपने फॉर्मेशन ऑफ अपार्टमेंट लिखा है और कंडोमिनियम लिखा है, दोनों के मीनिंग एक ही होते हैं। पहले इसे कंडोमिनियम कहा जाता था, आज के डेट में अपार्टमेंट फॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एक हो गई और इसका डिफ्रेंसिएशन आप समझना चाह रहे हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जरिए। देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम आता है, यानी कि जब आपस में लोग मिल के जो है सोसाइटीज़ को चलाते हैं, तो उसे कहा जाता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। उसके अपने रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। और जब कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो सारा का सारा राइट भी जो है आप ले लेते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत। अब वो सारे राइट क्या होते हैं, सोसाइटी फॉर्म होते ही क्या वो मिल जाते हैं कि नहीं मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। सोसाइटी फॉर्म होने पे आपको जब हैंड ओवर हो जाता है तो वो सारे राइट, यानी कि लैंड का पूरा राइट आपके पास सोसाइटी के पास नहीं होता है। उसके लिए करना होता है कन्वेंस डीड। जो ये कन्वेंस डीड होता है, इसमें सारे राइट जो है सोसाइटी के पास आ जाते हैं। और इसके ऊपर लगातार हमने 2 पार्ट बनाए हुए हैं। इन दोनों पार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आई बटन पे जो पार्ट 2 है उसका वीडियो चला दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। कुछ दुविधा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और उस वीडियो में हमने थोड़ा एलोबरेट तरीके से गणेश बोम्बले जी से बात की है, जिन्होंने पहले भी कई मुद्दों पे डीम्ड कन्वेंस और कन्वेंस पे अपने आप को जो एक तरीके से खपाया है, उस प्रोसेस से होके गुजरे हैं। तो आप उसे सुन के समझ के ज़्यादा समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, डीम्ड कन्वेंस कब कराया जाता है? जब डेवलपर सारे राइट सोसाइटी को ट्रांसफर नहीं करते, तो उस केस में डीम्ड कन्वेंस होता है। यहाँ पे आते हैं मुद्दे पे। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो सारे राइट आपके पास आ जाते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है जब बात आती है अपार्टमेंट फॉर्मेशन की। वहाँ पे सारे राइट जो है आपके पास नहीं आते हैं। आपके राइट जो हैं डेवलपर के पास मौजूद रहते हैं। फ्यूचर में जो एफएसआई इंक्रीज़ हो रही है वो उसे कहीं लोड कर सकता है, उस पर एक्स्ट्रा बना सकता है। और जैसा आपने आगे लिखा है कि फ्यूचर डेवलपमेंट में क्या होगा, इंक्रीज एफएसआई में क्या होगा, तो उस केस में भी वो जब रीडेवलपमेंट होगा तो डेवलपर ही उसमें एंटर कर सकता है और रीडेवलपमेंट वही कर सकता है, क्योंकि उसकी लैंड राइट जो हैं वो उसके पास हैं, भले आपके पास फ्लैट मौजूद है आपके नाम पे। हाँ, अगर आप फ्रीडम की बात करिए तो अपार्टमेंट फॉर्मेशन में फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा होती है एक इंडिविजुअल की। उस पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता, वो किसी को भी रेंट आउट कर सकता है, उस पर कोई कंपल्सन नहीं होता जैसा कि सोसाइटीज़ में होता है। कई सर्टेन केसेस में सोसाइटीज़ अपने मेंबर को एक्सपेल आउट भी कर सकती है, यानी कि वो भले आपने घर खरीदा है, अगर वो रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आप सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं, बार बार आप रूल को वायलेट कर रहे हैं, तो आपको उस फ्लैट के ओनरशिप से भी हटाया जा सकता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंतर्गत ऐसे भी रूल होते हैं, लेकिन अपार्टमेंट फॉर्मेशन में ऐसे रूल नहीं होते। यानी कि शॉर्ट भाषा में अगर समझें तो जो सारे राइट लैंड के साथ हैं वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जरिए ही आप कन्वेंस डीड करा के ले सकते हैं, लेकिन अपार्टमेंट फॉर्मेशन में नहीं ले सकते। यानी कि दूध भी जो है डेवलपर के हक में जाएगा, उस पर जमने वाली मलाई भी वही जो है फ्यूचर में खाने वाला है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। जो फ्यूचर में चीज़ें बनेंगी वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं। दीपांशु गुप्ता जी हैं, इन्होंने लिखा है 2 सवाल एक्चुअली इन्होंने पूछा है।
तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 इनका पढ़ लेते हैं। इफ बिल्डर गेट मोर FSI ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज कैन दे एड मोर फ्लोर्स ऑन दैट बिल्डिंग एज पर न्यू FSI। आगे आपने लिखा है विल इट नॉट इफेक्ट द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग एज प्लानिंग एंड नंबर्स ऑफ पिलर वॉज डन एज पर ओल्ड फ्लोर काउंट, डू अथॉरिटीज चेक फॉर दीज। दूसरे सवाल का जवाब बाद में देते हैं, पहले आपका जो पहला क्वेश्चन इसका जवाब दे देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और इसके बारे में हमने कई सवाल जवाब में जो है रह के जो है आप लोगों को जवाब दिया हुआ है, पर अच्छा है कि आपने इस पे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा। आप इसमें पूछ रहे हैं कि भाई जो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन FSI बढ़ती है और उस FSI के बढ़ते जो आप एक्स्ट्रा फ्लोर बनाते हैं, FSI क्या होता है, फार क्या होता है, इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोगों को देखना चाहिए। और हमने लगभग आप समझिए 860 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये 861 या 62 वीडियो है। तो तमाम वीडियो इतने हैं जिसमें आप जाके जो है देखेंगे तो बहुत सी जानकारियां जो शायद आपके मन में उठ रही हूँ वो हमने पहले ही कवर की हूँ, तो उसे भी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। और उसमें भी कुछ क्वेरीज आ रही हैं तो आप कमेंट में किसी भी सौदा घर के किसी भी वीडियो में आप कमेंट पे लिख के बताएंगे तो कोशिश रहेगी कि उसे किसी न किसी सवाल जवाब के एपिसोड में कवर करके आपके समस्या का समाधान दे दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा अच्छा सवाल है जो गुप्ता जी ने पूछा है। दीपांशु गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि भाई FSI जब ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बढ़ता है और उसे बाद में क्या डेवलपर यूज कर सकता है, और अगर मान लीजिए बाद में वो फ्लोर बढ़ाता है तो क्या उसको पहले डे 1 से पता था कि हमारा फ्लोर इतना बढ़ने वाला है और हम उस पिलर के नंबर्स को या पिलर के साइज को, उसके स्ट्रेंथ को इस तरीके से यूज करें, कंक्रीट का जो मिक्सिंग है, जो स्टील की क्वालिटी है या उसकी जो थिकनेस है, गेज है, क्या उस हिसाब से यूज किया गया है कि उस पर ऊपर लोड किया जाए और उसके बेस पे या उसके स्ट्रक्चर पे कोई फर्क ना पड़े। देखिए कई केसेस में तो डेवलपर को पता होता है कि देखिए अभी FSI मिल नहीं रही, कल को हम जो है एंसिलरी FSI या पेड FSI भी खरीद के, प्रीमियम FSI जिसे कहा जाता है, यानी कि उसका जो है पेमेंट कॉर्पोरेशन को करके उतना एक्स्ट्रा वो कंस्ट्रक्शन ऊपर उसके कर सकते हैं। तो कई बार वो फॉरसाइटेडनेस के साथ डेवलपर आते हैं और उसी हिसाब से अपना फाउंडेशन वगैरह बनाते हैं, लेकिन जो ईजिली उनको सैंक्शनिंग मिल जाती है उस पर वो काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपको वो चीज़ का डिटेलिंग दिया जाता है तो ये नहीं बताया जाता कि इसके ऊपर भी फ्लोर बनेंगे। तो यानी कि कई लोगों का, कई डेवलपर का बिल्कुल प्रिपरेशन रहता है, प्लानिंग रहता है। लेकिन कई ऐसे सिचुएशन देखने में आए, जैसे अभी नया जो UDCR आया, जो नया यूनिफाइड रूल आया, वो जब अप्लाई हुआ 1-1.5 साल पहले, तो उसके पहले जो FSI का कैलकुलेशन था और नया UDCR आने से जो FSI का कैलकुलेशन में चेंजेस आए, उसके चलते कई कन्फ्यूजन, कई चीज़ें हुई, जहाँ पे ऐसा भी देखने में आया कि बहुत से डेवलपर की प्लानिंग नहीं थी कि उतना फ्लोर वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बढ़ा लिया। अब इसमें देखिए अथॉरिटीज़ कुछ इस तरीके से चेक नहीं करती हैं। अथॉरिटीज़ का तो आपको पता है महारेरा है, 5 साल तक जो भी बिल्ड क्वालिटी में समस्याएं आएंगी उसको जो है वो डेवलपर की जिम्मेवारी होगी, उसे एड्रेस करना होगा। पर आप देखिए कोई भी फाउंडेशन बनाया जा रहा है, उसमें 2-3 फ्लोर बढ़ा दिया, उसमें बहुत खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ 15 फ्लोर वहाँ 17 फ्लोर का भी वो लोड ले सकता है, क्योंकि उसी तरीके का स्ट्रक्चर उतना उसके फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो एक तरीके से बेस है, अच्छी बात यह है कि हार्ड रॉक है तो वो एक स्ट्रेंथ देता है। कई बार जहाँ पे हार्ड रॉक नहीं होता वहाँ पाइलिंग किया जाता है, यानी कि पिलर के बेस को बनाने के लिए पहले बहुत सारे बोर किए जाते हैं और उससे पिलर को मल्टीपल पिलर्स बना के फिर एक फाउंडेशन दिया जाता है जिसपे उसका लोड भी पड़े और कभी भी जो आपका अर्थक्वेक वगैरह की सिचुएशन बने तो उसमें उसको स्ट्रेंथ भी दे सके। तो मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि 50-50 है। बहुत से डेवलपर को ये पता होता है कि आगे हमारा जो है FSI मिलेगा, और रेदर कि हम पूरा फाउंडेशन, पूरा बेस, पूरा जो है नीचे का डिगिंग करके, एक्सकेवेशन करके ऊपर ले जाएं, उससे अच्छा कि ऊपर ही 2-3 जो है फ्लोर और लोड कर देंगे, उससे हमें पैसा भी मिल जाएगा और हमें एक्स्ट्रा खर्चा उसके लिए करना नहीं पड़ेगा। तो प्री प्लानिंग के साथ चलते हैं। पर बहुत से ऐसे डेवलपर होते हैं जो एक्स्ट्रा 2-3 फ्लोर जो है लोड कर देते हैं, पर उसके लिए कोई पहले से उनकी प्री प्लानिंग नहीं होती है। आगे आप क्वेश्चन 2 में पूछ रहे हैं, डज द बिल्डर नीड टू टेक कंसेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ओनर बिफोर एडिंग न्यू फ्लोर्स एज पर न्यू FSI? बिल्कुल, बिना कंसेंट के डेवलपर फ्लोर ऐड नहीं कर सकता है, बशर्ते कि उसने प्री कंसेंट कोई ना लिया हो आपसे एग्रीमेंट के अंदर। कई बार एग्रीमेंट में नॉर्मल ऐसे क्लॉज डाल दिया जाता है कि अगर फ्यूचर में हम इस पे कुछ फ्लोराइज या हायर फ्लोर कुछ ऐड करते हैं तो हम प्री कंसेंट आपसे लेके रख रहे हैं, यानी कि आप इसमें सहमति, अपनी रजामंदगी दिखा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उसको फिर से कोई कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप लोग खरीदते हैं तो एग्रीमेंट को पढ़िए, समय दीजिए। इतना पैसा लगाते हैं और आप लोग एग्रीमेंट को पढ़ने में समय नहीं निकालते। बहुत कम लोग हैं जो एग्रीमेंट को पढ़ते हैं। और मैं तो कहता हूं बुकिंग से पहले, एग्रीमेंट के पहले ही क्यों, बुकिंग से पहले सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल यहाँ पढ़ सकते हैं। और कहीं समस्या लगती है तो क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक हमने दिया हुआ, उसमें भर के अपनी समस्या हम तक भेज दीजिए। आसान भाषा में कोशिश रहेगी आपको समझा दिया जाए। देखिए जब तक आपको
पूरे रूल रेगुलेशन का आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा जाने वाला है, क्या चीज़ें रहेंगी, उसकी जानकारी नहीं होगी तो आप निगोशिएशन करते वक्त क्या क्या पॉइंटर देंगे डेवलपर को। आपको डेवलपर से बात करने के लिए आपके पास पॉइंटर भी तो होना चाहिए, डेवलपर को भी लगना चाहिए, सेल्समैन को भी लगना चाहिए कि यू आर प्रिपेयर्ड, आपको पता है। और जब आप प्रिपेयर होते हैं तो हाफ बैटल डन कहा जाता है कि आपका युद्ध जो है वो आधा आप वैसे ही जीत जाते हैं। इसलिए बिना प्रॉपर जानकारी के आप या तो बुक मत करिए, और मान लीजिए अगर गलतीवश किसी भी कारणवश आपने बुक कर लिया है तो एग्रीमेंट के लिए कतई मत जाइए जब तक आप पढ़ ना लीजिए। तो कई बार ऐसी चीज़ों के लिए प्री कंसेंट लिया जाता है। मान लीजिए डेवलपर ने प्री कंसेंट नहीं लिया है तो उसको एक तरीके से 70-75% के आसपास, यानी 65% के ऊपर जो है उसको कंसेंट लगेगा। अगर 100 बायर वहाँ पे हैं तो लगभग 65 से 67 बायर जो है, 67 बायर या मोटे मोटे तौर पे 70 पकड़ लीजिए, 70 बायर की रजामंदगी लगेगी 70% बायर्स की। पर इसमें भी क्या होता है, इसे जो है एक तरीके से प्रपोज दिखा के कि हम इनसे फ्यूचर में जो है कंसेंट ले लेंगे, वो उसी प्रपोज जो है एफिडेविट सबमिट करके कुछ ना कुछ ऐड करके वो कॉर्पोरेशन से जो है सैंक्शनिंग भी ले आते हैं अपर फ्लोर्स के और बना भी देते हैं। बाद में पोजीशन के वक्त कई बार जो है प्रेशर क्रिएट कर देते हैं बायर पे कि आपको ये कंसेंट भी साइन करना पड़ेगा कि ऊपर के फ्लोर पे हमने ऐड किया है। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें जो है होना चालू हो जाती है। इसमें कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन की भी गलती है। आपने क्यों दिया भाई सैंक्शनिंग? आपको सैंक्शनिंग नहीं देनी चाहिए थी। आपको अगर कंसेंट की बात हो रही तो आप उसको किसी भी प्रपोज थिंग में कैसे जा रहे हैं, या प्रिज्यूम कैसे कर रहे हैं कि कंसेंट डेवलपर ले ही लेगा। कंसेंट जब तक वो नहीं ले आता तब तक आपको सैंक्शनिंग नहीं देनी चाहिए। और मान लीजिए अगर नहीं भी तैयार है वहाँ के ओनर, कंसेंट किसी साम दाम दंड वेद तो डेवलपर लगाता ही है। अगर उनको नहीं पसंद है बायर्स को, नहीं देंगे कंसेंट, आप अगली बिल्डिंग बनाइए, अगले फेज में आप उसे यूटिलाइज करिए, उसी में क्यों यूटिलाइज करना। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए कम से कम अगर आप एग्रीमेंट पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जहाँ तक आपका सवाल है कंसेंट की जरूरत पड़ती है, हाँ बिल्कुल पड़ती है। लगभग 70% लोगों का कंसेंट जरूरी है कुछ भी अमेंडमेंट करने के लिए। अगर उसे सेल के लिए मार्केट में लाया गया हो, तमाम लोगों ने वहाँ बुकिंग कर दी है, लोगों को अलॉटमेंट लेटर दे दिया गया, तो बिना कंसेंट के कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। उमाकांत कोली जी हैं, इन्होंने लिखा है, भीमा कोरेगाव मधील एनए प्लॉट तसेच भविष्यात त्या प्लॉटवर बांधकाम करून रहिवासी होणे योग्य ठरेल का? आगे आपने लिखा है, भीमा कोरेगाव मध्ये भविष्यात गुंतवणूक करणे उचित होईल का? भीमा कोरेगाव मधील एनए प्लॉट डेव्हलपर असल्यास त्याबाबतचा व्हिडिओ करण्यात यावा ही विनंती। देखिए उमाकांत जी, बिल्कुल कोशिश रहेगी जो भी एनए प्लॉट की स्कीम है उसके जो है वीडियोस आप लोगों तक लाए जाएं। आपका सीधा सवाल है, अगर कोरेगांव भीमा में, यानी कि जो वाघोली के आगे का हिस्सा है, जब आप नदी क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे आपका आ जाता है कोरेगांव भीमा कोरेगांव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा नदी वहाँ पे आती है और भीमा शंकर से जो नदी आ रही है उसी लिए उसको भीमा नदी कही जाती है, और उसी के चलते वहाँ का नाम भी भीमा कोरेगांव पड़ा है। अब वहाँ पे आपका कहना ये है कि क्या वहाँ पे ज़मीन लेके, प्लॉट लेके घर बनाना उचित रहेगा? क्या वहाँ पे कोई एनए प्लॉट पे अगर ले लेते हैं तो उसमें अच्छा खासा जो है इन्वेस्टमेंट पे हमें कुछ इंटरेस्ट या अच्छा खासा बेनिफिट मिल पाएगा, चाहे कैपिटल गेन हो या रिकनिंग? देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, कोरेगांव भीमा एक अच्छा लोकेशन है क्योंकि ये सैंडविच्ड है। जब आप बात करते हैं रांजनगांव के MIDC की और वाघोली की बात करें तो इसके बीच में सैंडविच्ड है, बीच में है लोकेशन, बड़ा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल गर्माहट बीच बीच में चलती रहती है, आप लोगों को पता ही होगा 2017-18 में क्या हुआ, तमाम आगजनी की शिकायतें आई, जो क्लैसेस होते रहते हैं आपस में, इन सब के चलते कहीं ना कहीं इस कोरेगांव भीमा के लोकेशन में एक निगेटिविटी जरूर बनी रहती है, वो चाहे जो भी पक्ष हों। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हैम्पर होता है, क्योंकि कोई भी भला इंसान ये नहीं चाहता कि यार मैं कहीं ऐसी जगह प्रॉपर्टी रखूँ जहाँ पे क्लैसेज या पॉलिटिकल जो है उसे यूज किया जा रहा हो, उस पूरे लैंड को एक बैटल ग्राउंड की तरह, कि कल को उसके चक्कर में हम आपकी जो ज़मीन है, आपका इन्वेस्टमेंट स्टेक पे नहीं लगना चाहिए कि उसके चलते आप वहाँ पे ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, ROI भी नहीं आ पा रहा और रीसेल में भी दिक्कतें आएँ। तो ये एक समस्या जरूर है, थोड़ा सा समय जरूर देना होगा। अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म का विजन है और अच्छा खासा कुछ रेट मिल रहा है, आपको टाइटल क्लियर है, बिल्कुल रोड वगैरह अच्छे है, तो आप लेके रख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ज़मीन में कभी नुकसान नहीं हो सकता अगर आपने पेपर अच्छा वेरीफाई किया है। लेकिन जो ये सब सर्कमस्टेंसेस है, कुछ शॉर्ट टाइम पे आप सोच रहे हैं तुरंत घर बना के रहना है और वहाँ पे कुछ रेंटल भी दिया जाए, तो उसके लिए तो मैं मना करूँगा कि आपको बाकी लोकेशन भी एक्सप्लोर करना चाहिए। भले आपको कोरेगांव भीमा से थोड़ा दूर जाना पड़े, पुणे सिटी की तरफ से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग रन है और आपको चीज़ें ठीक ठाक दिख रही हैं, वैल्यू फॉर मनी में मिल रहा है, तो आप बिल्कुल लेके रख सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, आपका रिक्वेस्ट है, तो बिल्कुल कोशिश रहेगी कि उसके आसपास कोई एनए प्लॉट की स्कीम अच्छी है तो उसका वीडियो जरूर आप तक ले आएंगे। आगे चलते हैं। ऋचा जी हैं, इन्होंने लिखा है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई फील अपर खराड़ी लोकेशन
वेयर लोधा, गेरा, कोहिनूर etc. प्रोजेक्ट्स आर कमिंग इज गुड, बट कुड यू टेल एनी नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट दिस लोकेशन। आगे भी आपने लिखा है। अब आप यहाँ के नेगेटिव पॉइंट को पूछें तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट तो है ही, और हमने उसको रिव्यूज़ के वीडियो में लगातार बताया है। जब कोई भी अंडर डेवलप लोकेशन होता है तो सबसे बड़ा उसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जो आपको पॉजिटिव दिखता है एक्चुअली वही नेगेटिव पॉइंट होता है। पॉजिटिव क्या दिख रहा है कि यार ओपन लैंड है, खाली है, ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सारे जो है ओपन लैंड है और वहाँ पे ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट आ रहा है। लेकिन ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट आएगा यानी कि डेवलपमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी, ऐसी स्थिति में साउंड पोल्यूशन, डस्ट, लगातार वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उससे जुड़े हुए चीज़ें का आना जाना, हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट, ये लगातार चलता रहेगा। तो रोड पे धूल, पॉटहोल्स, और जो इंटरनल रोड हैं जो तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ले जाए जा रहे हैं उनकी हालत क्या रहेगी, कैसे मेंटेन रहेगा, यही सब मैं बार बार कह रहा हूँ। ये उस लोकेशन के लिए निगेटिविटी जरूर है। हाँ, जब चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, अगर मान लीजिए किसी लोकेशन में 60-70% चीज़ें डेवलप हैं तो उतनी समस्याएं नहीं आती हैं। बीच बीच में पैचेज स्कैटर्ड रूप में जो है डेवलपमेंट होते रहेंगे, वो चलता है। लेकिन अगर आप पूरे उबाले नगर को समझने की कोशिश करिए तो बहुत ही, पूरे उबाले नगर में अगर आप देखें तो आज की डेट में 1% भी डेवलपमेंट आप एक तरीके से नहीं कह सकते हैं। क्या है आपका, मैजेस्टिक ने एक तरीके से कुछ फेजेस जो है डिलीवर कर दिए हैं, कुछ फेजेस को डिलीवर करने वाले हैं, कुछ फेजेस का काम चालू है, कुछ का फ्यूचर में डेवलपमेंट जो है हो के फिर पोजीशन आएगा। वही हालत आपका वर्ल्ड ऑफ जॉय का है, वो पोजीशन आने वाला है, उसमें भी कुछ फेजेस बनाए जाएंगे। प्लैनेट ऑफ जॉय आपका कंस्ट्रक्शन में ही है, लोधा का प्रोजेक्ट आया, अभी कंस्ट्रक्शन होना ही है, और उसके बाद जो नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, चाहे जैसे आप विजय का नाम ले रहे हैं, कोहिनूर का नाम ले रहे हैं, वो सब कंस्ट्रक्शन चलेंगे, यानी 5 साल तक कंस्ट्रक्शन चलेंगे। तो जो पोजीशन में आएंगे 3 साल बाद, या पोजीशन जस्ट आ रहे हैं जिन जिन प्रोजेक्ट में, आने वाले समय में भी कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। हाँ, जो आप पंसील टावर से जाते ही, जैसे मैजेस्टिक टावर है, इसके आसपास के जो प्रोजेक्ट मेन रोड पे, उनके लिए थोड़ा ठीक है कि यार चलो कम से कम हम खराड़ी के बिल्कुल पास में हैं, पर वहाँ पे भी हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट रहेगा। पर अपेक्षाकृत जो अंदर के रोड्स होंगे वहाँ पे हलचल ज़्यादा रहेगी कंस्ट्रक्शन को लेकर, और वहाँ पे जो रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इशूज़ हैं, जो सिविक इशूज़ हैं, वो सामने जरूर आएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन इतना प्रोएक्टिव नहीं है कि आपको सारी चीज़ों को सेटल डाउन कर लें। कॉर्पोरेशन की क्या हालत है, कैसे जो 5 साल 7 साल पहले लोकेशन आ चुके हैं कॉर्पोरेशन, उनकी क्या हालत है, वो हमने कवर किया, वो आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा तो आई बटन पे प्रेस करके देख लीजिए। हमने केशव नगर को ही कवर कर लिया था, कई और भी पार्ट को हमने कवर करके आप लोगों के सामने दिखाया जब हम लोकेशन रिव्यू करते हैं, तो उसे आप लोग देखें, उससे आपको तमाम जानकारियाँ मिलेंगी। तो आपने निगेटिव की बात की तो मैंने यहाँ पे बता दिया। आगे चलते हैं, आपने लिखा है एंड विल द डेवलपमेंट एक्चुअली हैपन एज पर द गिवन टाइमलाइन बाई वेरियस डेवलपर्स। देखिए, डेवलपर के जो टाइमलाइन होते हैं अगर उस तरीके से हो जाए तो अपना पुणे कितना हरित, कितना सुंदर, कितना अच्छा बन जाए। डेवलपर हर चीज़ आपको एकदम अच्छे रूप में बताता है। यहाँ से रिंग रोड जा रहा है, यहाँ से डीपी रोड, यहाँ से आरपी रोड, मतलब डेवलपर्स के मुंह में घी शक्कर। अगर इसमें से 50% काम भी हो जाए तो चारों तरफ आपको नेटवर्क जो है मिलेगा रोड का, और कहीं कोई समस्या ट्रैफिक की नहीं हो पाएगी। लेकिन 100 रोड बताए जाते हैं तो कभी 2-4 रोड बन जाए तो आप शुक्र मनाइए। तो ये समस्या है, तो उनके कहने में ना आइए। जो दिख रहा है उसमें जो थोड़े बहुत आप इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच सकते हैं, जो लगातार हम लोग बोलते हैं, पर हाँ, उसे थोड़ा सा पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ उसे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे आपने लिखा है द रेट एट विच रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्रोजेक्ट्स आर कमिंग एंड गेटिंग सोल्ड आउट, आई वंडर विल देयर बी सो मेनी पीपल टू ऑक्यूपाई दिस और मेनी फ्लैट्स बी वैकेंट। देखिए, जब क्या होता है, जब लगातार एक तरीके से जो ड्राइवर लोकेशन होते हैं, जैसे खराड़ी एक तरीके से ड्राइव करता है आसपास के लोकेशन को, चाहे वाघोली हो, धानोरी हो, चरोली हो, फिर आपका केशव नगर हो, या फिर मांजरी का एरिया हो, इन सारे लोकेशन को ड्राइव करता है। क्योंकि जॉब करने वाले लोग हैं कहाँ पे, खराड़ी में मेजरली रूप से जो है डेंस हैं। अब वो उनके जिनके बजट में आता है वो खराड़ी में ले लेते हैं, जिनको कुछ अलग लेआउट चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो वो उबाली नगर की तरफ जाते हैं, जिनको कुछ और अलग तरीके का चाहिए, थोड़ा और बजट में चाहिए अपने, वो वाघोली की तरफ जाते हैं, धानोरी की तरफ भी जाते हैं, और तमाम लोकेशन में आसपास में चले जाते हैं। अब समस्या ये बात की है कि जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एज ए इन्वेस्टमेंट वहाँ पे खरीद रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो एंड यूज पर्पज के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो जब देखिए, अब जो रेट है वो तो हायर साइड है ही है, लेकिन ऐसा कभी पिछले अगर मैं 10 साल 20 साल का रिकॉर्ड भी देख के आऊँ कि रेट दिए गए और रेट उससे कम रेट में रीसेल हो रहा है, ऐसे केसेस कम आए। डिस्ट्रेस सेल जो है वो एक अलग केस हो गया है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता होगा, पर ऐसा केस देखने में नहीं आया। हाँ, स्टैग्नेंसी जरूर हो सकती है कि अगर आपने हायर रेट पे बेच दिया तो वो रेट वही उसी पे स्टैग्नेंट रहेगा कुछ लंबे समय तक, अगर कुछ फर्दर नई चीजें, नई कंपनीज ऐड नहीं होती हैं। क्योंकि जो जिस तरीके से जो लोगों ने वाघोली में खरीदा है,
अगर मान लीजिए उनको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं मिलेगा तो वो वाले नगर में रेंट पे रहना पसंद करेंगे, तो फिर वहाँ की इन्वेंट्री खाली रहेगी, या फिर वो अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, नया खरीद लेंगे, या फिर वहाँ बेच के आ जाएंगे। तो इन्वेंट्री देखिए कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड के बीच का जो गैप है वो तो बना ही रहने वाला है। अब आपको ये समझना है कि अगर आप एंड यूज पर्पज से ले रहे हैं तो आपके लिए क्या सही है, आपका वर्किंग लोकेशन क्या है, आपके बच्चों का जो है स्कूलिंग कहाँ पे होने वाला है, आप कितने समय तक वेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको जरूर समझनी चाहिए और उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट। अभी होता क्या है, भेड़ चाल में हम इतने ज़्यादा जो है एक तरीके से ऑप्टिमिज्म हो जाते हैं, इतना ज़्यादा जो है फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हम 4 साल 5 साल तो इंतजार करने के लिए तैयार हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी अभी शुरू नहीं हुआ है। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और डेवलपर्स को कहीं ना कहीं ऐसा जो है अप्रोच लाना चाहिए कि थोड़ा काम आप ऊपर लाइए, उसके बाद अगर आप जो है टोकन सिस्टम करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। थोड़ा रेट ज़्यादा लीजिए, और वैसे भी आप लोग ज़्यादा तो ले ही रहे हैं, पर एज ए बायर हमारी जिम्मेदारी जरूर है कि हम अपनी नीड एनालिसिस करें, चीज़ों को समझें, हर एक पैरामीटर को आप बनाएं कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, और वो सब टिक करने के बाद ही आप खरीदें। जल्दबाजी करेंगे तो फिर बाद में वही बात होगी कि फिर खरीद लेने के बाद जो है उस पर पछतावा करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। साथियों, आशा करते हैं आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो अपना प्रोत्साहन हम तक पहुंचा दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को, यदि आप पहली बार देख रहे हैं सौदा घर के वीडियोज़, या फिर आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो अभी करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आप तक लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम जानकारियाँ लाते रहेंगे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।